हेलो बैंकर्स, वेलकम टू यस ऑफिसर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्रैश कोर्स सीरीज को। यूनिट 6 और यूनिट 7 की बात करेंगे। इसमें से आप 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जब भी आप बैंक की बात करते हो या कोई भी आपसे बैंक की बात करता है, तब आपके दिमाग में क्या आता है? पैसा। और बैंक का एक प्राइमरी फंक्शन होता है, अगर किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी कंपनी को आपको कहना है ये बैंकिंग कंपनी है, ये बैंक है, तो उसका एक प्राइमरी फंक्शन क्या होता है जो हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, वो ये होता है कि वो पैसे को एक्सेप्ट करे, पब्लिक से एक्सेप्ट करे इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है। तो कैश जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है। कस्टमर्स कैश को डिपॉजिट करते हैं, कस्टमर्स कैश को विड्रॉ करते हैं, एटीएम में भेजता है बैंक, दूसरे ब्रांचेस में भेजता है। तो जो कैश है वो एक इंटीग्रल पार्ट है। इसका इंटर बैंक मूवमेंट्स होते हैं, कहीं अब सिक्योरिटी ब्रीच ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई मिस अप्रोप्रिएशन ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। सेकेंडली, जब हम बैंक की बात करते हैं तो और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे बैंक डील करता है, जैसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बिल्स, है ना। तो ये जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके बारे में भी आज बात करेंगे। कैश, कैश की कस्टडी रिलेटेड मेजर्स, और चेक मेनली उसका जो प्रोसेस चेंज हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ट्रंकेशन का मतलब होता है जो फिजिकल चेक है इसको आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू इलेक्ट्रॉनिक इमेज। तो जो फिजिकल चेक है इसका क्या करा आपने, इसकी इमेज ली और इसको कन्वर्ट कर दिया एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज में। स्कैनर्स के थ्रू करा जाता है, बैंक के पास स्कैनर्स होने चाहिए। इसको किसने इंट्रोड्यूस करा था? आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा था। और इसको लीगल फ्रेमवर्क में इसको एडजस्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स करे गए थे। अब बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में करा गया, आईटी एक्ट में करा गया। चेक क्या एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अमेंडमेंट्स करे गए और वो अमेंडमेंट्स 2002 तक में कर दिए थे। अब इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा था। इस सीटीएस का जो सिस्टम है वो 1 फरवरी 2008 से ऑपरेशनल हो गया था। और जब ये ऑपरेशनल हुआ था तो उससे पहले क्या होता था, एमआईसीआर बेस्ड प्रोसेसिंग होती थी। इस प्रोसेसिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया और सीटीएस को अप्लाई करा गया, चेक ट्रंकेशन सिस्टम को। इसने क्या करा, जो इंटर बैंक मूवमेंट होती थी फिजिकल चेक्स की, उसको बंद कर दिया। अब उसकी जगह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस जो है वो सर्कुलेट होती हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक इमेज को सर्कुलेट कौन करता है? क्लियरिंग हाउसेस करते हैं। जो क्लियरिंग हाउसेस होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द प्रेजेंटिंग बैंक टू द पेइंग बैंक। तो चेक ट्रंकेशन को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक्सप्लेन करा गया है। सेक्शन 6 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो बताता है कि चेक ट्रंकेशन है क्या। तो चेक ट्रंकेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस जिसमें चेक को, फिजिकल चेक को आप इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट कर देते हो। कब करते हो? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ साइकिलिंग, क्लियरिंग साइकिल के टाइम पर आप करते हो। जब उसको क्लियर करने की बात आती है चेक को, उस टाइम पे आप उसको कन्वर्ट करते हो। और उसको कौन कन्वर्ट कर सकता है? तो क्लियरिंग हाउस कर सकता है, बैंक कर सकता है। ठीक है। या तो क्लियरिंग हाउस कर सकता है या फिर बैंक कर सकता है। और आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हो फॉर फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक। तो अब चेक आपका खोएगा नहीं। आप अननेसेसरी ऑल्टरेशंस नहीं हो सकते उसके अंदर, कोई टैंपर नहीं कर सकता आपके चेक को। तो इसी डेफिनेशन से सीटीएस की करेक्टरिस्टिक्स निकल कर आती हैं। वो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक इमेज। जो आपने चेक है उसको किस में कन्वर्ट करा? इलेक्ट्रॉनिक इमेज में। नंबर 2, वो जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है वो सब्स्टिट्यूट कर रही है आपके फिजिकल चेक को। नंबर 3, उसको कन्वर्ट कौन कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज में? तो क्लियरिंग हाउस कर सकता है या बैंक कर सकता है। कोई भी इश्यूअर, ड्रॉअर या ड्रॉई नहीं कर सकता उसको कन्वर्ट। और डिजिटल सिग्नेचर्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑल दो वो ऑप्शनल होते हैं, पर डिजिटल सिग्नेचर्स आप ऐड कर सकते हो। अब सीटीएस के बेनिफिट क्या होते हैं? दो लोगों के बहुत फायदा करता है अपार्ट फ्रॉम द होल सिस्टम। दो लोग बहुत बड़े फायदे में रहे हैं सीटीएस की वजह से, चेक ट्रंकेशन सिस्टम की वजह से। कौन कौन फायदे में रहा है? एक तो बैंक और दूसरा कस्टमर्स। बैंक का सर क्या फायदा है इसमें? जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, एमआईसीआर बेस्ड प्रोसेसिंग होती थी, तो मशीन्स आपको चाहिए, उनका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक अप्रोप्रिएट चाहिए। तो वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपने एलिमिनेट कर दिया, वो खत्म कर दिया।
आपकी जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई एज अ बैंक, जो लाइबिलिटी है उसको रिड्यूस करता है। जो रिकंसिलिएशन रिकंसिलिएशन नेसेसरी होता था, एमआईसीआर आपका एनकोड होता था और फिर रिकंसिलिएशन होता था, उसमें डिफरेंसेस आ जाते थे। अब ये जो डिफरेंसेस है इनको एलिमिनेट कर दिया बाय कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस। सीटीएस 2010 कंप्लाइंट चेक्स को इशू करा, जो प्रोवाइड करते हैं एक बेटर सिक्योरिटी को। चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010 विच प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी, एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन देता है। कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट हुआ, बैंक का तो कॉस्ट रिडक्शन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा कम लगा, लाइबिलिटी बच गई। चेक जो है वो टेम्पर नहीं हो सकते, तो वो लाइबिलिटी से बैंक बच गया। जो चेक्स है उनको ऑल्टर नहीं करा जा सकता अब, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट हो गए। कस्टमर के लिए फायदा था कि जो भी चेक है वो खोएगा नहीं, ठीक है, लॉस नहीं होगा। सेकेंडली, जो ज्योग्राफिकल जुरिडिक्शन थी, वो जो कंस्ट्रेंट्स उसको एलिमिनेट कर देता है। जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है ये ग्रिड बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। इसको कैसे ऑपरेट करा जाता है, ग्रिड बेसिस पे ऑपरेट करा जाता है। 3 ग्रिड्स होती है, नॉर्दर्न, सदर्न और वेस्टर्न। तो जो सेम ग्रिड के अंदर चेक्स हैं उनको लोकल चेक्स की तरह ट्रीट करा जाता है, और उनकी सेटलमेंट कैसे होती है, T+1 बेसिस पर होती है। तो जो आपको पहले आउटस्टेशन चार्जेस देने पड़ते थे, अगर सेम ग्रेड के अंदर चेक डिपॉजिट करा है, चेक को पे होना है, तो सेम ग्रेड के लिए आपको आउटस्टेशन चार्जेस, जो स्पीड क्लियरिंग चार्जेस हैं, वो चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे एज अ कस्टमर। इंफॉर्मेशन आप अपनी इजीली रिट्रीव कर सकते हो, इजी रिट्रीवल है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में, तो आप उसको इजी अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो। तो दो लोगों को बड़ा फायदा कर दिया, एक तो बैंक को और एक कस्टमर को। अप्रोच क्या होती है सीटीएस की, इट इज ऑपरेटेड ऑन ग्रिड बेसिस। 3 ग्रिड है, नदन, सदर्न और वेस्टर्न। नदन क्लियरिंग हाउस कहां पर लोकेटेड है, दिल्ली में। सदर्न जो है वो चेन्नई में, और वेस्टर्न जो है वो मुंबई में। कब से आया था ये, 1 फरवरी 2008 से सीटीएस ऑपरेशनल था, ठीक है। तो जो भी सिटीज एक ही ग्रेड में आती हैं, वो एक ही जुरिडिक्शन ली जाती है उनकी, और उनको एज लोकल चेक्स ट्रीट करा जाता है। इसमें 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मेंबर बैंक्स होते हैं, द बैंक्स विच आर मेंबर्स ऑफ दीज क्लियरिंग हाउसेस। उसके बाद सब मेंबर्स होते हैं जो इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स एक्ट करते हैं। देन देयर आर इनडायरेक्ट मेंबर्स जो मेंबर्स के थ्रू एक्ट करते हैं, पर इनका जो सेटलमेंट अकाउंट होता है वो सेपरेट होता है। तो सीटीएस में कैसे बैंक कैसे काम करता है, जो प्रेजेंटिंग बैंक होता है, जो चेक को प्रेजेंट कर रहा है, वो क्लियरिंग फाइल देता है क्लियरिंग हाउस को। क्लियरिंग फाइल में क्या क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक इमेज सर्कुलेट करते हो तो आप उसके साथ डेटा भी प्रोवाइड कराते हो, जैसे कि एमआईसीआर की बैंड की इंफॉर्मेशन आप दोगे, प्रेजेंटिंग बैंक कौन है, किस डेट पर वो इश्यू हुआ है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज के साथ जाती है, विच कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ अ क्लियरिंग फाइल। तो क्लियरिंग फाइल में क्या होता है, इमेज प्लस डेटा। तो प्रेजेंटिंग बैंक किसको भेजता है, ये क्लियरिंग हाउस को भेजता है, और क्लियरिंग हाउस उसको आगे पेइंग बैंक को भेजता है, और फिर उसको सेटलमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे भेज सकता है, क्लियरिंग हाउस इंटरफेस या फिर डेटा एक्सचेंज मॉड्यूल्स के थ्रू क्लियरिंग फाइल्स भेजता है प्रेजेंटिंग बैंक। कैसे ट्रीट करा जाता है, जैसे अभी बताया था, लोकल चेक्स की तरह ट्रीट करा जाता है, T+1 बेसिस पे इसकी सेटलमेंट हो जाती है। प्रोसेस फ्लो क्या है सीटीएस का, सबसे पहले प्रेजेंटिंग बैंक चेक्स के डेटा को कंपाइल करता है। कैसे कंपाइल करता है कि वो पहले सिटी बेसिस का डेटा देखता है, उसके बाद पूरे ब्रांच, जो पूरी बैंक है उसका डेटा देखता है, उस डेटा को फिर आगे भेजता है वो क्लियरिंग हाउस को, प्रेजेंटेड फॉर क्लियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस में भेज सकता है। फिर क्लियरिंग हाउस जब डेटा को रिसीव करता है, तब वो डेटा से नेट फिगर्स पर अराइव आता है करता है। तो सेटलमेंट फिगर्स क्या है, उसको देखता है।
जब क्लियरिंग हाउस के पास डेटा आ जाता है तब वो डेटा को भेजता है पेइंग बैंक को। पेइंग बैंक प्रोसेस कर देता है जो पेमेंट्स है उनको ऑन सेम डे, ठीक है, सेम डे पे ये बात चल रही है, और रिटर्न्स जनरेट करता है, रिटर्न फाइल जनरेट करता है। रिटर्न फाइल क्या होती है? बेसिकली जो चेक्स एनकैश नहीं हो सकते, जिन चेक्स की पेमेंट नहीं होगी, जैसे कि जो आप जिसने ड्रॉ करा है चेक, उसके पास उतना पैसा ही नहीं है, या फिर ठीक से प्रॉपरली ड्रॉ नहीं हुआ, तो उन चेक्स की पेमेंट नहीं होगी, तो वो रिटर्न फाइल करता है। वो रिटर्न फिर भेजे जाते हैं क्लियरिंग हाउस को प्रोसेस करने के लिए। जब वो रिटर्न्स प्रोसेस हो जाते हैं, वो अगले दिन पे प्रोसेस हो जाते हैं। जब वो रिटर्न्स प्रोसेस हो जाते हैं, तब सेटलमेंट फिगर्स अराइव होती है और सेटलमेंट की जाती है। इसके लिए बैंक्स को आरबीआई के पास एक करंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, जिससे जो भी ये जो ऑपरेशनल चीजें हैं वो कर सके, जो सेटलमेंट है वो उसको कर सके। क्लियरिंग साइकिल बोलते हैं जब एक प्रेजेंट कर दिया और रिटर्न फाइल कर दिया, जब ये दोनों चीजें हो जाती है तब एक क्लियरिंग साइकिल बनती है। तो जब प्रेजेंट करा जाता है, प्रेजेंटेशन क्लियरिंग होती है, और जब रिटर्न क्लियरिंग होती है, इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तब एक क्लियरिंग साइकिल बनती है। इसमें सिक्योरिटी फीचर्स का ध्यान रखा जाता है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए, डेटा जो है एनक्रिप्टेड होना चाहिए। और बैंक क्या करते हैं, जो चेक भेजा है, चेक चेक के पीछे बैक पर एक सिंगल लाइन का एंडोर्समेंट करते हैं, और अ, एक अपनी स्टाम्प लगाते हैं आगे। जो स्टाम्प लगाते हैं वो कोई भी मटेरियल डेटा को, मटेरियल इंफॉर्मेशन को हैम्पर नहीं करना चाहिए, जैसे कि अमाउंट को, पे के नाम को, या फिर आपके जो सिग्नेचर्स हैं या डेट है उसके ऊपर आप स्टाम्प नहीं लगाओगे। आप चेक के एक ऐसी जगह पे स्टाम्प लगाओगे जिससे जो डेटा है वो छुपे ना। और आप MICR जो बैंड होता है, MICR बैंड जो होता है, उसको उसके ऊपर भी आप एंडोर्समेंट नहीं करोगे। अगर चेक जो है वो वापस आ जाता है, तब आप क्या करते हो, ऑल्टर नहीं करते हो, जो एंडोर्समेंट आपने करी है आप उस पर चिट लगा देते हो, या फिर एक ऐसी जगह पर एंडोर्समेंट दोबारा लिखते हो जिससे क्लियर रहे, कोई भी ऑल्टरेशन नहीं होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कुछ कस्टमर्स की, कुछ बैंक की। तो कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि CTS 2010 कंप्लाइंट चेक्स को यूज करना है। देखो अब जैसे ऑल्टरेशन हो गई ना, ऐसी ऑल्टरेशन नहीं होनी चाहिए आपके चेक के ऊपर, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, और CTS 2010 कंप्लाइंट इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करोगे। जो भी आप इंक यूज करोगे वो परमानेंट इंक होनी चाहिए, विजिबल इंक होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप व्हाइट पेन से अपने चेक को ड्रॉ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने भी पर्टिकुलर्स हैं वो सारे फिल करोगे विदाउट एनी ऑल्टरेशन। अगर आप वर्ड्स में अमाउंट को लिख रहे हो तो उसके लास्ट में आप ओनली लगाओगे, और न्यूमेरिकल फिगर जो आप लिख रहे हो उसके लास्ट में आप इस सिंबल को यूज करोगे। तो कोई भी अगर ऑल्टरेशन होती है तो फिर आप फ्रेश चेक को ड्रॉ करो। और MICR जो बैंड होता है उसके ऊपर आपको नहीं लिखना, क्योंकि वो इमेज के साथ जाता है। कितनी इमेज जाती है? 3 इमेजेस जाती हैं। जब हम कहते हैं प्रेजेंटिंग बैंक जो है इमेज फॉर्म में डेटा को भेजता है, तो कितनी इमेजेस भेजता है? 3 इमेज भेजता है। और कलर्स कौन से यूज होते हैं? ग्रे, ब्लैक और व्हाइट। जो फ्रंट होता है उसकी 2 इमेज होती है, ग्रे फ्रंट, ब्लैक एंड व्हाइट फ्रंट। और जो बैक होती है उसकी एक इमेज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट बैक, ठीक है। तो 3 इमेजेस जाती हैं। तो उसके साथ साथ डेटा भी जाता है। जो ये MICR का बैंड है, इसका डेटा जाता है। तो आप इस पर मत लिखो, अवॉइड करो इस पर लिखना। तो जो बॉटम ऑफ द चेक पर होता है उस पर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। जो भी डिटेल्स लिख रहे हो वो सेम पेन से एक ही टाइम पे लिखो, जिससे कि ऐसा ना लगे कि जो चेक है वो ऑल्टर हुआ है। प्रेजेंटिंग बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? सबसे पहले इनको भी ये देखना है कि जो चेक यूज हुआ है वो CTS 2010 कंप्लाइंट है, ठीक है। क्योंकि जो बैंक्स होते हैं उनके पास स्कैनर्स होते हैं। जब हम बात कर रहे थे अभी कि वो क्लियरिंग फाइल भेजते हैं, तो क्लियरिंग फाइल को कैसे भेजते हैं? स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद उस डेटा को कैप्चर करते हैं, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करके इमेज में भेजते हैं। वो 3 मेथड से भेज सकते हैं, चाहे वो सेंट्रलाइज मेथड यूज करें, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव, चाहे हाइब्रिड। सेंट्रलाइज होता है कि एक ही ब्रांच पर, एक ही जगह पर सारे जो चेक्स हैं उनको इमेज कन्वर्ट हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है अलग अलग जगह पर हो रही है और एक साथ फिर भेजा जा रहा है। और हाइब्रिड में दोनों को यूज करा जाता है। तो जो स्कैनर्स यूज करते हैं वो CTS 2010 कंप्लाइंट जो चेक्स होते हैं उनको ठीक से स्कैन कर सकते हैं। इमेज जो होती है, इमेज क्वालिटी मेंटेन रहती है,
और सारा डेटा ठीक से कैप्चर हो जाता है CTS 2010 कंप्लाइंट चेक्स में। तो बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चेक्स यूज कर रहे हैं वो CTS 2010 कंप्लाइंट्स को ही आगे जो चेक्स को भेज रहे हैं वो CTS 2010 कंप्लाइंट होने चाहिए। ड्यू डिलिजेंस जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है कलेक्टिंग बैंक से प्रेजेंटिंग बैंक पे। जो पेइंग बैंक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, जो प्रेजेंटिंग बैंक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो ड्यू डिलिजेंस प्रेजेंटिंग बैंक को करना चाहिए कि कोई भी ऑल्टरेशन तो नहीं है, कोई मिसमैच तो नहीं है सिग्नेचर का, अमाउंट जो वर्ड्स में लिखा है और जो नंबर्स में लिखा है वो सेम है या नहीं है। तो ये सारी चीजें प्रेजेंटिंग बैंक को देखनी पड़ती हैं। आइडेंटिटी देखनी पड़ती है कि जो कस्टमर है उसका KYC हो रखा है नहीं हो रखा, जिससे फ्रॉड रिस्क को मिटिगेट कर पाए। जब वो इमेज में कन्वर्ट करती है तो जितनी भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सब कैप्चर हो रहे हैं चेक में, ये प्रेजेंटिंग बैंक को देखना है। जो चेक की इमेज आई है वो चेक की इमेज इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। और जो रबर स्टैंप उसने लगाई है एट द टाइम ऑफ एंडोर्समेंट, उससे कोई भी मटेरियल चीज जो है वो हाइड नहीं होनी चाहिए। जर्नल रिस्ट्रिक्शन ये होते हैं जो चेक्स हैं उनमें कोई भी मटेरियल फील्ड ऑल्टरेशन ना हो, और अगर ऐसे चेक हैं जिसमें 2010 कंप्लाइंट नहीं है उन चेक को आप क्लियर नहीं करोगे। अब बात करते हैं इमेजेस की। 3 इमेजेस होती हैं जैसा बताया, ग्रे स्केल ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, स्पेसिफिक स्कैनर्स होते हैं, और अगर इमेज क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही तो फिजिकल चेक्स जो होते हैं उनको आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। देखो जो CTS का प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि आपने क्या करा है, आपने उस इमेज को फिजिकल चेक को आपने इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट करा है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट करने के बाद जो फिजिकल चेक है उसको फाड़ के तो नहीं फेंक देते, आप क्या करते हो उसको कस्टडी में रख लेते हो अपनी, कि अगर कभी जरूरत पड़े तो आपके पास वो फिजिकल चेक होना चाहिए। तो अगर इमेज क्वालिटी असेसमेंट होने के बाद ये लगता है कि इमेज की क्वालिटी ठीक नहीं है या कोई डाउट होता है पेइंग बैंक को, तो मांग सकता है आपसे कि आप मेरे को फिजिकल चेक दे दो। तो उस टाइम पर जो प्रेजेंटिंग बैंक होता है उसको फिजिकल चेक प्रोवाइड करना पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो यूज हो रहे हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। पेइंग बैंक जैसे कि बताया डिमांड कर सकता है, इमेज क्वालिटी असेसमेंट होती है, और अगर इमेज क्वालिटी असेसमेंट ठीक से नहीं हो पा रही है तो उन चेक्स को, जो उन इमेजेस हैं उनको क्या करते हैं आप रिजेक्ट कर देते हो उन इमेजेस को। पॉजिटिव पे सिस्टम RBI ने इंट्रोड्यूस करा था 1 जनवरी 2021 से इंट्रोड्यूस करा था। इसको लेकर कौन आया था? NPCI लेकर आया था। ठीक है, तो इसको फ्रेम किसने करा था? NPCI ने फ्रेम करा था। इंट्रोड्यूस किसने करा था? RBI ने इंट्रोड्यूस करा था। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव पे सिस्टम में आप बेसिकली रिकन्फर्म करते हो डिटेल्स को, तो जो भी चेक्स होते हैं ऑफ हायर अमाउंट आप ड्रॉर से कंफर्म करते हो कि अच्छा बेनिफिशियरी का नाम क्या है, अब कितने अमाउंट के लिए आपने चेक ड्रॉ करा है, कब ड्रॉ करा है। तो ये सारी चीजें जो है आप कंफर्म करते हो वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन, जैसे SMS, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ईमेल, इन सारी चीजों से आप कंफर्म करते हो कि जो चेक ड्रॉ हुआ है ये ड्रॉर ने ही करा है और किसी ने नहीं करा। और अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी लगती है तो ड्रॉई बैंक को और पेइंग बैंक को बता दिया जाता है। 50,000 या उसके जो ऊपर के चेक्स होते हैं वो ऑप्शनल होता है बैंक कस्टमर के पास कि उसको अडॉप्ट करना है या नहीं करना। बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है 50,000 उसके ऊपर के जो चेक्स होते हैं। और अगर 5 लाख या उससे ऊपर के चेक्स होते हैं तो बैंक के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो मैंडेटरी कर सकती है पॉजिटिव पे सिस्टम को। 50,000 या उसके ऊपर कस्टमर के डिस्क्रिशन है, 5 लाख और उससे ऊपर जो है बैंक मैंडेटरी कर सकता है, वहां पर कस्टमर का डिस्क्रिशन जो है नहीं बचता। तो NPCI मैनेज करती है ये फैसिलिटी जो है 50,000 के लिए अवेलेबल होती है, 5 लाख से ऊपर जो अभी बात करी थी वही सारी बातें हैं। ठीक है, अब RBI की गाइडलाइंस ऑन कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। फॉर्मुलेटिंग चेक कलेक्शन पॉलिसी। तो पहले क्या होता था, पहले RBI जो है वो बताता था कैसे आपको चेक कलेक्शन पॉलिसी रखनी है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई RBI ने क्या कहा, बैंक्स के ऊपर छोड़ दिया, आपको जैसे अपने चेक कलेक्शन पॉलिसी रखनी है आप वैसे रख सकते हो। 3 पॉइंटर्स का ध्यान रखना पड़ता है। क्या 3 पॉइंटर्स हैं? सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चेक कलेक्शन पॉलिसी है उसमें जो चेक आपने कलेक्ट करा है उसका क्रेडिट कैसे हो रहा है? इमीडिएट हो रहा है। सेकेंडली, चेक कलेक्शन पीरियड, जो कलेक्शन पीरियड है वो क्या है? और थर्डली, अगर
डिले हुआ है इन कलेक्शन, तो उस पर क्या आप इंटरेस्ट पे करोगे। ये तीन चीजें जो हैं, ये किसी भी बैंक की चेक कलेक्शन पॉलिसी में होनी चाहिए। जो चेक कलेक्शन पॉलिसी है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और अगर कोई भी रेट डिले इन कलेक्शन में नहीं बताया गया तो कौन सा रेट लगता है, जो भी सेविंग्स बैंक अकाउंट पे दे रहा है बैंक, वो रेट इस पर एप्लीकेबल हो जाता है। कलेक्शन ऑफ अकाउंट पे चेक, जो भी अकाउंट पे चेक होते हैं, जैसे एक चेक है इस पे अकाउंट पे की क्रॉसिंग है ऐसे, तो जो भी ऐसे चेक्स होते हैं ये किसके अकाउंट में जाएंगे, जिसके अकाउंट के लिए जो पे का जिसका नाम लिखा है सिर्फ और सिर्फ उसके अकाउंट में जाएंगे। क्यों जाएंगे, दूसरे अकाउंट क्यों नहीं जाने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो अनऑथराइज आप आप एक काम कर रहे हो एज अ बैंक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, और बैंकिंग सिस्टम से लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है। तो जिसका नाम लिखा है और अकाउंट पे की अगर क्रॉसिंग हो रखी है तो सिर्फ और सिर्फ उसी के अकाउंट में जाएगा। बैंक जो है वो क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के चेक को कलेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो चेक जो है 50,000 से कम होने चाहिए, और जो पेई है वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मेंबर होना चाहिए। तभी तभी जो बैंक्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं चेक को ऑन बिहाफ ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। पेमेंट ऑफ चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, ये 3 मंथ्स के लिए। पहले 6 मंथ्स के लिए होता था, फिर 1 अप्रैल 2012 से इसको 3 महीने के लिए वैलिड बना दिया गया, यानी कि अगर 3 महीने के बाद प्रेजेंट होता है ड्रॉ होने के, ये चेक है, यहाँ पर डेट लिखी होती है, से 1 जनवरी 2024 को ये चेक जो है वो ड्रॉ हुआ था। ठीक है, अब कोई प्रेजेंट कर रहा है इसको जुलाई में आकर, तो क्या ये चेक की पेमेंट होगी, क्या ये चेक क्लियर होगा, नहीं, क्योंकि स्टेल चेक हो चुका है, कि ये चेक क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको प्रेजेंट करना था, यानी जनवरी, फरवरी या मार्च, 31 मार्च तक आपको इसको प्रेजेंट करना था। उसके बाद जो है ये जो चेक है ये स्टेल चेक हो चुका है। तो ये याद रखना, ये जितने भी फिगर्स बताता जा रहा हूँ उससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। अब अगर चेक जो है वो खो गया, ट्रांजिट में खो गया, तो आप क्या करोगे, तो अब बैंक को नोटिफाई करना पड़ता है कस्टमर को। जो बैंक है वो कस्टमर को नोटिफाई करेगा, जिससे जो कस्टमर है वो बता दे जिसने भी चेक ड्रॉ करा है कि भाई आप स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस दे दो अ, अपने बैंक को। सेकेंडली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, कलेक्टिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, यानी कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चेक खोया है वो किसकी है, कलेक्टिंग बैंक की है, कस्टमर की नहीं है। तो कस्टमर को जो भी एक्सपेंसेस बियर करने पड़े टू इशू द डुप्लीकेट, वो कलेक्टिंग बैंक उसको रिम्बर्स करेगा। और अगर मानो पेइंग बैंक की गलती थी, उसकी वजह से खोया है, तो उस केस के अंदर जो कलेक्टिंग बैंक है वो पेइंग बैंक से उन चार्जेस को रिम्बर्स करवा सकता है और वो उनसे कलेक्ट कर सकता है। बिल्स फॉर कलेक्शन, इट इंक्लूड्स फाइनेंस बिल्स। इस इसकी पेमेंट कैसे होती है अगर इसमें डिले होता है, बिल्स में अगर डिले होता है, तो बेसिकली इसमें इंटरेस्ट क्या देना पड़ता है, जो भी सेविंग्स बैंक अकाउंट का रेट चल रहा है उसके साथ साथ 2% का एडिशनल रेट देना पड़ता है। और कब देना पड़ता है, जब नॉर्मल टाइम पीरियड से ज्यादा पीरियड डिले हो गया। नॉर्मल टाइम पीरियड क्या होता है, 2 दिन मिलते हैं, 2 डेज ईच। अब 4 चीजों के लिए मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको रेमिट करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, और 4 चीजों के लिए आपको इसको मिलता है। 4 स्टेजेस होती हैं इसकी। सबसे पहले आपको मिलता है डिस्पैच करने के लिए, उसके बाद आपको प्रेजेंट करने के लिए, फिर रेमिट करने के लिए, और फिर क्लियर करने के लिए अमाउंट। तो ये 4 स्टेजेस में आपको 2-2 दिन मिलते हैं, यानी टोटल में आपको कितने दिन मिल गए, 8 दिन मिल गए, 8 डेज मिल गए आपको। अगर 8 डेज के अलावा कोई टाइम पीरियड में डिले है तो उस केस में इंटरेस्ट अमाउंट को पे करना पड़ता है। अब बात करते हैं कैश की और उसकी कस्टडी की। तो कैश की जो कस्टडी है वो कहां पर होती है, स्ट्रॉन्ग रूम में होती है। स्ट्रॉन्ग रूम या फिर सेफ रूम। कौन करता है, तो मैनेजर, और इसके साथ साथ कैशियर, हेड कैशियर या कैशियर के अंदर होती है, तो ज्वाइंट कस्टडी होती है।
तो डुअल कस्टडी है। करेंसी चेस्ट ब्रांच की अगर आप बात करें तो उसके अंदर भी दो लोग ऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं, उनके अंदर दिया जाता है कैश की कस्टडी को। कैश को हैंडल कौन कर सकता है, कैश को कलेक्ट कौन कर सकता है बैंक के अंदर? सिर्फ और सिर्फ टेलर, जो कैश काउंटर पर होता है, जो कैशियर होता है जिसको टेलर बोलते हैं, वो ही पैसे को कलेक्ट कर सकता है। और इसके लिए नोटिस आप लगाते हो बैंक में ना, दो तीन जगह पर बड़े बड़े नोटिस लगे होते हैं कि इसके अलावा और कोई पैसा जमा नहीं कर सकता, इसके अलावा आप किसी भी इंप्लॉय को पैसा ना दें। और फॉर एफिशिएंसी नोट काउंटिंग मशीन्स रखी होती हैं। अब बहुत सारा पैसा आता है, ऐसा नहीं है सिर्फ 2 या 5 नोट आ रहे हैं, 100 ये नोट आ रहे हैं, हजारों नोट आ रहे हैं, जो ब्रांच में आ रहे हैं आपके पास। अब ह्यूमन एरर हो सकता है, काउंट करने में मिस्टेक हो सकती है, तो उस ह्यूमन एरर को कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो? आपके पास कैश काउंटिंग मशीन हो सकती है जिसके अंदर कैशियर नोटों को रखेगा और वो उसको काउंट करके नंबर डिस्प्ले कर देती हैं कि कितने नोट्स ये हैं, और वो जो नंबर होता है वो कस्टमर भी देख सकता है। स्ट्रॉन्ग रूम और सेफ रूम, इसका एक्सेस किसके पास रहता है? डुअल कस्टडी में रहता है मैनेजर की, प्लस जो भी कैशियर या हेड कैशियर है उसके पास। तो जब भी ओपन होगा, जब भी एक्सेस करेंगे, तो ये डुअल कस्टडी में ज्वाइंटली एक्सेस करते हैं। एक सुपरवाइजिंग ऑफिसर होता है जो कैश बैलेंस को देखता है। वो क्या करता है, जितने भी डिनोमिनेशन हैं, जो 100 रुपए से बड़े के नोट हैं, उनको खुद पर्सनली काउंट करता है और क्लिप सिस्टम लगाता है, यानी एक पैकेट लेता है और उसके अंदर उन नोट्स को रखता है। तो एक पर्टिकुलर नोट्स को एक पर्टिकुलर पैकेट्स में रखा जाता है, और जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं वो जो बाकी के बचे हुए नोट हैं उनको काउंट करते हैं। ये जो एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, ही शुड नॉट बी द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ कैश कस्टडी। जो उसके अलावा कोई एम्प्लॉय होते हैं वो चेक करते हैं, और कैश रजिस्टर में लिखा जाता है सारा पैसा। जो कैशियर है उसको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जितना पैसा चाहिए, उस दिन के लिए जितना पैसा चाहिए ऑपरेशंस के लिए, उतना पैसा उसको दे दिया जाता है। और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस उसका भी चेक करा जाता है, टैली करा जाता है कि हाँ भाई कितना पैसा आपका कहाँ पर लगा है, वो आप दिखाओ। जो नोट्स होते हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है: इश्यूएबल नोट्स, सॉइल नोट्स और म्यूटिलेटेड नोट्स। और अलग अलग कलर्स के जो चिट्स हैं उनको उनके ऊपर प्लेस करा जाता है। जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो हफ्ते में एक बार कम से कम पूरे बैंक के जो पूरे ब्रांच है उसके कैश को देखता है कि वो जो कैश है वो ठीक है या नहीं है, जितना होना चाहिए उतना है, उसको टैली करता है। तो अगर शॉर्टेज हो जाती है या फिर कैश जो है वो एक्सेस में होता है, तब क्या करते हैं? तो अगर शॉर्टेज हो जाती है तो आप कैशियर से उस पैसे को रिकवर करते हो, रिकॉर्ड करा जाता है डिनोमिनेशन वाइज। और अगर शॉर्टेज हो जाती है तो जो कैशियर होता है उससे आप रिकवर करते हो। शॉर्टेज क्या करते हो आप? कैशियर से रिकवर। और कैशियर इन टर्न जो एम्प्लॉय होता है उससे उस पैसे को रिकवर करता है। अगर हाथ के हाथ रिकवर नहीं करा गया तब क्या करते हो आप? तो जो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है उसके साइन करवाते हो और हेड ऑफिस में भेजते हो कि भाई इसकी जो सैलरी आएगी उससे एडजस्ट होता रहेगा पैसा। डेबिट करते हो सस्पेंस अकाउंट को, और उसके बाद एडजस्टमेंट करते हो फॉर रिकवरी। और अगर एक्सेस में होता है तब क्या करते हो? तो सन्ड्री डेटर अकाउंट को क्रेडिट करते हो, सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट को आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। और अगर कोई कस्टमर है जो आता है, जो बोलता है, क्लेम करता है कि सर मेरे को पैसा जो है इसमें देखो कम है, या फिर मैंने जो पैसा सबमिट कराया था मैंने ज्यादा करा दिया, पर जो मेरे को डिपॉजिट रिसिप्ट मिली है वो कम की मिली है, और अगर उसका जो केस है वो जेन्युइन होता है तो उस केस में उसको पैसे को वापस कर दिया जाता है, वेरीफाई करा जाता है उसको, और उसके बाद अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया जाता है, उसको पैसे को वापस कर दिया जाता है। अब कैश को रेमिट कर रहे हो, यानी कैश एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो कैसे क्या पॉलिसीज आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, ये क्वेश्चन इस पर आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको बेसिकली नाइट जर्नीज को अवॉइड करना है और अनयूजुअल हॉल्ट्स को अवॉइड करना है। अनयूजुअल आपकी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। जो गाड़ी के अंदर जा रहा है कैश, उसके साथ एक ऑथराइज्ड एम्प्लॉय को भी आप भेजोगे। थर्डली,
बैंक की प्रोवाइडेड कार है उसके अंदर जाना चाहिए। जो कैश जा रहा है उसको आप एक चेस्ट में रखोगे और वो चेस्ट जो है वो लॉक्ड होनी चाहिए और वो चेन होनी चाहिए टू एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट जो बैंक है उसके साथ उसको चेन भी करके रखना पड़ता है। तो ये याद रखना, इस पे पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर में आ रखा है। कैश रिप्लेनिशमेंट करनी है एटीएम में, यानी कैश खत्म हो जाता है तो उससे पहले रिप्लेनिश करना पड़ता है, कैश आउट सिचुएशन ना आ जाए, कस्टमर को इनकन्वीनियंस ना हो, तो उसमें क्या करना पड़ता है। तो इसमें जो पर्सन है हु इज रिस्पॉन्सिबल टू रिफिल द बिन ऑफ एटीएम, आप उस पर्सन के बायोमेट्रिक्स लेते हो, आप उस पर्सन का अच्छे से वेरिफिकेशन करते हो और दो लोगों की प्रेजेंस में वो बिन को फिल करता है। जब वो बिन को फिल करता है उसके बाद वो कैश बैलेंस रिसिप्ट लेता है। कैश बैलेंस रिसिप्ट निकालता है और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको रिकनसाइल करा जाता है। अगर मानो आउटसोर्स कर रखा है तो अब क्या करते हैं, तो उसका जो रिकनसिलियेशन है वो T+3 डेज में होता है। बैंक और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जो भी रिकनसिलियेशन होगा T+3 डेज के अंदर करना पड़ता है। स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं। अगर कैश को देखो बहुत स्ट्रिक्टली बैंक लेता है, क्योंकि कैश का कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसअप्रोप्रिएशन नहीं होनी चाहिए। जो बैंक पर ट्रस्ट करते हैं कस्टमर्स, वो ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। अगर ऐसे कोई भी दिक्कत आती है कैश रिकंसिलिएशन में, तो बैंक जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स उस केस में लेता है। जितना भी कैश आपके पास है ब्रांच में, चाहे जो भी आप रेमिट कर रहे हो, तो वो उस कैश पर आपको इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है। इंश्योरेंस से ज्यादा, यानी आपने मानो 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करा रखा है, तो 1 करोड़ 1 लाख कैश नहीं होना चाहिए आपके पास, 1 करोड़ तक ही होना चाहिए। डुप्लीकेट कीज, जो भी स्ट्रॉन्ग रूम है, सेफ रूम है, उसकी डुप्लीकेट कीज भी होती हैं। उसको क्या करना है, आपको सील करना है, एक क्लोथ के अंदर सील करना है, कवर करना है और उसके बाद उसको एक बॉक्स में प्लेस कर देना है। और दूसरे ब्रांच की जो सेफ है, जो स्टोर रूम स्ट्रॉन्ग रूम है, उसमें आप उसको प्लेस कर देते हो, दूसरी ब्रांच में, दूसरे बैंक में, और उसको विड्रॉ करते हो आफ्टर 1 ईयर। वो भी इसलिए क्योंकि उसको रोटेट करना जरूरी होता है। अब मानो जो कोई भी स्ट्रॉन्ग रूम है उसके कोई भी लॉक्स अगर चेंज होंगे, तो आपको वो लॉक्स अगर कोई खराब हो रहा है या कोई भी अनऑथराइज एक्सेस किसने सेफ रूम का करा है, तब वो लॉक चेंज कराने पड़ते हैं, ठीक है। उनकी भी डुप्लीकेट कीज होती हैं जिनका सेम प्रोसेस होता है। क्या करना है बेसिकली, क्लोथ के अंदर उसको पहले फोल्ड करना है, चाबी को सील उस पर लगानी है, उस सील को आप एक बॉक्स के अंदर प्लेस करोगे, उस बॉक्स को आप भेजोगे दूसरे ब्रांच की सेफ रूम में या स्ट्रॉन्ग रूम में, जो 1 साल के बाद रोटेशन के लिए निकाली जाती हैं। या फिर अगर आपके पास कीज नहीं मिल रही हैं, आप बियॉन्ड रीजनेबल कंट्रोल, जो पर्सन जिसके पास कीज होती हैं वो कीज नहीं दे पा रहा है फॉर एनी रीजन विच इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, तब आप उस कीज को, डुप्लीकेट कीज को यूज कर सकते हो। कस्टडी ऑफ की अगर हम बात करें, तो की जो है वो की रजिस्टर एक मेंटेन होता है जिसके अंदर की सारी डिटेल मेंशन होती हैं, सब कुछ, जितनी भी इंपॉर्टेंट कीज हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। जो ऑथराइज पर्सन है जिसके पास चाबियां होती हैं उसके पास से कहीं और पोजेशन नहीं जाना चाहिए, और अगर चला गया तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन के अगेंस्ट लिए जाते हैं। कोई भी लॉकर लीवर चेंज हुआ है तो अनऑथराइज ऑफिशियल ने अगर एक्सेस करा है तो उसको चेंज कराया जाता है। रिपेयर जनरली नहीं कराते, और अगर आप करा भी रहे हो रिपेयर, तो इट शुड बी अंडर द पर्सनल सुपरविजन ऑफ द मैनेजर और हेड कैशियर, जो रिस्पॉन्सिबल है उनके ज्वाइंट सुपरविजन में कराया जाता है। और की रजिस्टर के अंदर वो चेंजेस को आप रिकॉर्ड करते हो। कोई भी की है जिस पर आपको लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग साइंस ऑफ वियर एंड टीयर है, तब आप उस कीज को चेंज कराते हो, यानी आप उस पूरे लॉक को चेंज कराते हो। उस भी कीज चेंज होंगी तब उस पूरे लॉक को चेंज कराते हो। अब सिक्योरिटी मेजर्स क्या लेने चाहिए ब्रांचेस एंड एटीएम्स, भाई कैश का मामला है, हल्के में लेना नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिक्योरिटी मेजर्स करने हैं कि रॉबरी ना हो जाए, कोई आग ना लग जाए, चोरी ना हो जाए, एटीएम पे स्किमिंग ना हो जाए। तो इन सारी चीजों से बचना है आपको एज बैंक। आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई चीज ना हो पाए, कोई जो पैसा है वो बैंक से चुरा के ना भाग पाए, ठीक है, डकैती ना पड़ जाए आपके बैंक में। सबसे पहले क्या जरूरी है, लोकेशन एंड लेआउट। तो जो बैंक है वो एक ऐसी लोकेशन पर होना चाहिए जो पुलिस स्टेशन के पास हो, जो सेफ एरिया हो,
ऐसा नहीं कि वहां चोरी की वारदातें होती रहती हैं, लूटमार होती रहती है, ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए। पुलिस के साथ आप कंसल्ट करते हो और पुलिस स्टेशन के पास आपकी लोकेशन होनी चाहिए। लेआउट ऐसे प्लान होना चाहिए कि जो ब्रांच मैनेजर है उसकी सीट से, उसके ऑफिस से सारा बैंक दिख रहा है, ठीक है। और जो सेफ्स हैं जहां पर कैश की डीलिंग हो रही है वो पब्लिक व्यू से थोड़ा दूर होना चाहिए। तो अगर ये ब्रांच है तो और ये एंट्री है, तो यहीं पर कैश की डीलिंग नहीं होनी चाहिए। कैश की डीलिंग कहाँ होनी चाहिए? यहाँ पर कैश की डीलिंग होनी चाहिए। मैनेजर का जो कैबिन है वो इसके पास होना चाहिए जहां से वो पूरी ब्रांच को देख पाए, पूरी ब्रांच उसको दिख रही है अपने कैबिन से, ठीक है। तो लेआउट ऐसा होना चाहिए। अब जो डोर्स हैं वो स्टील के डोर्स होने चाहिए, प्रोटेक्टिव फिटिंग्स होनी चाहिए, केज डोर्स होने चाहिए जिनके बीच की जो गैपिंग है वो सिर्फ 18 इंच होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शटर गेट्स होने चाहिए, तो प्रोटेक्टिव फिटिंग्स होनी चाहिए। कोई भी अननेसेसरी विंडोज नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसको आप वॉल करवा दो। जो भी शाफ्ट हैं आपकी उन पर नेसेसरी प्रोटेक्टिव फिटिंग्स होनी चाहिए। तो पूरे ब्रांच में गेट्स होने चाहिए लोहे के, हर जगह से प्रोटेक्टेड होनी चाहिए वो ब्रांच। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी गैजेट्स होने चाहिए, जैसे कि सीसीटीवीज इंस्टॉल्ड होने चाहिए ब्रांच में भी, एटीएम में भी। हॉटलाइंस होनी चाहिए, अलार्म स्विचेस होने चाहिए, स्मोक डिटेक्टर्स होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए फॉर फायर प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी गार्ड जो है उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और अगर करेंसी चेस्ट ब्रांच है तो 2 आर्म सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं दिन में, और रात में एक राउंड द क्लॉक एक सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो हमेशा रहता है। फायर आर्म्स जो है वो यूजेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी गन ही नहीं चल रही जब जरूरत पड़ी। जो कार्टेजेस हैं वो टाइम बार नहीं होनी चाहिए, वो चेंज करते रहने चाहिए। पुलिस के साथ प्रॉपर लाइसेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है। पुलिस के साथ आपके कोऑर्डिनेशन अच्छे होने चाहिए, और टाइम टू टाइम जो है आप रिपोर्ट करते हो पुलिस को अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो। करेंसी चेस्ट सिक्योरिटी के अंदर 2 आर्म गार्ड्स हमेशा होने चाहिए, और उनकी जो प्लेसमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आउटसाइडर घुसकर उसको न्यूट्रलाइज ना कर पाए, ठीक है। ऐसे जगह पे नहीं खड़ा होना चाहिए कि आउटसाइडर आए और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज इन द सेंस कि उसके ऊपर ही बंदूक लगा दी, अब वो कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पेमेंट है, मूवमेंट है, लार्ज कैश, वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए विच इज आउट ऑफ द पब्लिक व्यू, और कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए सारी इंफॉर्मेशन। जितने भी इसके रिलेटेड ऑपरेशनल मेजर्स हैं वो बैंक लेता है। जो रेमिटेंस के हैं, जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो सारे बैंक लेता है, वो सारे चीजों का बैंक को ध्यान रखना पड़ता है। डिटेक्शन और इंपाउंडिंग और काउंटरफीट नोट्स, तो जो भी काउंटरफीट नोट अगर आपके पास आता है, टेलर के पास, कैशियर के पास आता है, तो उस नोट को वापस नहीं करता कभी। वो क्या करता है, उस नोट को इंपाउंड कर लेता है और उस पे मार्क कर देता है काउंटरफीट, ठीक है। काउंटरफीट नोट उस पे मार्क कर देता है कि नोट क्या है, काउंटरफीट है। और जो सबमिट कर रहा है, टेंडर जो कर रहा है उस नोट को, उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं और एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है वो पास करी जाती है, जिस पर जो कैशियर है वो साइन करता है, और जो जिसने नकली नोट दिया है वो साइन करता है। नकली नोट से आप किसी का भी अकाउंट क्रेडिट नहीं कर सकते, गलती से भी उसका अकाउंट क्रेडिट ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर वो रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं नहीं साहब मैं साइन नहीं करूंगा, तो अभी आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट तो इशू करनी ही पड़ेगी। 4 नोट या उससे कम है उस केस में आप एक स्टेटमेंट भेज दो हेड ऑफिस में। और अगर 5 नोट या उससे ज्यादा हैं तो उस केस में आप एफआईआर करते हो, पुलिस को इन्फॉर्म करते हो, पुलिस के पास एफआईआर करते हो, और पुलिस से आप एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को ले लेते हो। अब बढ़ते हैं यूनिट 7 की ओर। ये तो बात रही यूनिट 6 की। यूनिट 7 की ओर बढ़ते हैं, बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है, देखो बैंक के साथ जनरली कौन डील करता है, जिसका अकाउंट है। से मिस्टर ए का अकाउंट है बैंक के साथ, ठीक है। मिस्टर ए क्या बैंक के कस्टमर है। तो अब मिस्टर ए खुद ना बैंक के साथ डील करके मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, मिस्टर बी को इन्होंने अथॉरिटी दे दी कि आप बैंक के साथ डील करो, और मिस्टर बी मिस्टर ए के बिहाफ पे बैंक के साथ डील कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, स्पेशल रिलेशनशिप बन गया। और अब इसको आप कैसे कर सकते हो, ये कैसे आप पावर दे सकते हो एक थर्ड पार्टी को टू डील ऑन योर बिहाफ, वो आप मैंडेट के बेसिस पर दे सकते हो। तो मैंडेट इज अ डॉक्यूमेंट
जो एम्पावर करता है थर्ड पार्टी को कि वो आपके बिहाफ पर डील करे बैंक के साथ। सिमिलरली आप पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे सकते हो। मैंडेट जो होता है, इंस्टीट्यूशंस मैंडेट को इशू नहीं कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी से ही दे सकते हैं। तो फीचर्स क्या होते हैं मैंडेट के? जो कस्टमर है वो बैंक को इन्फॉर्म करता है अबाउट द अथॉरिटी विच ही हैज गिवन टू थर्ड पर्सन। जो मैंडेटी है, जो थर्ड पर्सन को क्या कहते हैं? मैंडेटी कहते हैं। उसके बारे में इन्फॉर्म करता है, सिग्नेचर्स को वेरीफाई कराया जाता है, मैंडेटी के जो सिग्नेचर होते हैं उसको वेरीफाई करता है कस्टमर। टेम्परेरी या शॉर्ट टाइम के लिए ही दिया जाता है। जो मैंडेट इशू करा जाता है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए करा जाता है, और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो मैंडेट इशू नहीं कर सकते। मैंडेट इनवैलिड कब बन जाता है? अगर पर्सन इज नॉट इनकम इज बिकम इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर जैसे मिस्टर ए हैं, वो इंसॉल्वेंट हो गए या वो अनसाउंड माइंड के हो गए, तो इस केस में जो मैंडेट है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, या फिर इनकी डेथ हो गई तो इनवैलिड हो जाएगा। मैंडेट कब इनवैलिड हो जाएगा? या तो डेथ हो गई, इंसैनिटी हो गई, या बैंकरप्सी हो गई अकाउंट होल्डर की। सिमिलर केसेस में पावर ऑफ अटॉर्नी भी इनवैलिड हो जाता है। अकाउंट होल्डर जो है वो विड्रॉ कर सकता है मैंडेट को किसी भी टाइम पे, जिस टाइम पे वो चाहे उस टाइम पे विड्रॉ कर सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिकली एक स्टैम्प डॉक्यूमेंट होता है। दिस इज अ स्टैम्प डॉक्यूमेंट। इसमें पार्टीज को क्या कहते हैं? डोनर और डोनी। डोनर या प्रिंसिपल, जो बेसिकली पावर अटॉर्नी को इशू कर रहा है उसको कहते हैं, और जिसको इशू करी जा रही है उसको क्या कहते हैं? डोनी या फिर एजेंट। तो इसका लीगल एग्जीक्यूशन कैसे होता है? स्टैम्प डॉक्यूमेंट होता है और इट इज एग्जीक्यूटेड इन प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक, जो है वो एग्जीक्यूट करती है। साइन करता है जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो इशू करता है वो उसको साइन करता है। जो प्रिंसिपल है वो फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन इसको रिवोक कर सकता है, और ये भी इनवैलिड केस हो जाती है अपॉन डेथ इफ द डोनर और द प्रिंसिपल हैज बिकम इंसॉल्वेंट और ही हैज बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वो होता है जो अपने लिए रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता, जिसको पता नहीं होता कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो उस केस में जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो भी इनवैलिड हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखना। अब आप डेलीगेट कर सकते हो क्या मैंडेट को, पावर ऑफ अटॉर्नी को? जी हाँ, कर सकते हैं। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर क्लॉज डाला हुआ है कि इसको डेलीगेट कर सकते हो, तो उस केस में आप डेलीगेट कर सकते हो। जॉइंट होल्डर्स अगर करना चाहें इशू पावर ऑफ अटॉर्नी को, तो इन सबकी कंसेंट चाहिए, इन सबके सिग्नेचर्स चाहिए। पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहे पावर ऑफ अटॉर्नी को, यानी अपनी पावर्स को डेलीगेट कर रही है, तो उस केस में जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके सिग्नेचर चाहिए। सब डेलीगेशन की जो बात अभी हम कर रहे थे, सब डेलीगेट कैसे हो सकता है? यानी पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके पास है क्या वो भी डेलीगेट कर सकता है? तो वो भी डेलीगेट कर सकता है, कब कर सकता है? जब पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर क्लॉज हो तब कर सकता है। पर जो पोजीशंस आप फिड्यूशरी रिलेशनशिप में होल्ड कर रहे हो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो आप किसी कंपनी के, जैसे तो कंपनी एक्स है, इसने 5 लोगों को ऑथराइज कर रखा है कि ये मेरे बिहाफ पर बैंक के साथ डील कर सकते हैं। तो क्या वो 5 लोग में से कोई पावर ऑफ अटॉर्नी को इशू कर सकता है? क्या मैंडेट को इशू कर सकता है? तो कब कर सकता है? आपको रेजोल्यूशन देखना पड़ेगा कि क्या उसके पास पावर है या नहीं है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। ठीक है। बैंकर्स लियन, बैंकर्स लियन बेसिकली बैंक का राइट होता है टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स जो उसके पास आए हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि बैंक ने किसी को लोन दिया और इस लोन के अगेंस्ट बैंक के पास गुड्स इसने रखवाए थे, तो लियन को इम्प्लाइड प्लेज भी कहते हैं, क्योंकि दिस इज सिमिलर टू प्लेज, इसलिए इसको इम्प्लाइड प्लेज भी कहते हैं। तो इसने गुड्स दिए तो बैंक के पास राइट है टू रिटेन दिस गुड्स। या किसी ने मानो 2 लोन लिए, एक उसने गोल्ड लोन लिया और एक उसने नॉर्मल लोन पहले ले रखा था। गोल्ड लोन की उसने पेमेंट कर दी, पर दूसरे लोन की अभी उसने पेमेंट नहीं करी, तो बैंक के पास राइट होता है कि वो गोल्ड को रिटेन कर सकता है अभी भी,
क्यों? क्योंकि जो लियन है वो बैंक को ये राइट प्रोवाइड करता है। बैंक के पास जो जनरल लियन है वो कहां पर डिफाइंड है, कौन से सेक्शन में? सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है जनरल लियन को। पर इस चीज का ध्यान रखना है कि बैंक के पास ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर वो गुड्स आए हों। ऐसा नहीं कि कस्टमर गलती से छोड़ गया था, कस्टमर ब्रांच में आया और गलती से अपना जो पैकेट ऑफ सर्टिफिकेट्स है उसको उसने छोड़ दिया, या उसकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज का सर्टिफिकेट है वो गलती से छोड़ गया। अगर ऐसा होता है तो बैंक अपने लियन के राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। लियन भी दो तरीके का होता है, जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन। जनरल लियन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स, और पर्टिकुलर लियन जो होता है वो एक पर्टिकुलर गुड्स के रिस्पेक्ट में ही आपके पास होता है। ठीक है, तो जर्नल लियन होता है। ये जो जर्नल लियन है, बैंक का जो लियन होता है कैसा होता है? जर्नल लियन होता है। इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो एब्सोल्यूट राइट देता है बैंक को जर्नल लियन का ही। और पर्टिकुलर लियन जो होता है वो आप सिर्फ रिटेन कर सकते हो गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर चार्ज। कहां पर अप्लाई होता है, कहां पर अप्लाई नहीं होता? बेसिकली जो बैंक है वो बेच सकता है। अगर डिफॉल्ट कर दिया कस्टमर ने, पैसे वापस नहीं कर रहा, तो बैंक क्या करता है, वो जो गुड्स हैं उसके पास, जो उसके पास अंडर जनरल लियन आए हैं, वो क्या कर सकता है, उनको बेच सकता है और अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो इट अलाउज द सेल ऑफ डेटर्स प्रॉपर्टी। कैसे उसने रिसीव करें? जो बैंक है वो क्रेडिटर की पोजीशन में था, कोई लोन दे रखा है उसने। ऐसे नहीं कि आपने किसी के गुड्स को लिया और रख लिया और बेच दिया, ऐसे नहीं करना। लोन दे रखा है पहले, तभी बैंकर्स लियन जो है वो एक्सरसाइज होता है। स्पेसिफिक पर्सन को भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ बैंक को नहीं होता। और जो फैक्टर्स होते हैं, जो अटॉर्नीज होते हैं, वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर ऑफ लियन, एंड इट इज एक्सरसाइज अगेंस्ट कस्टमर। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो उस केस में आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सेफ कस्टडी में अगर कुछ रखा हुआ है तो उस केस में आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स या पैसे को अगर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपके पास सबमिट कराया है और आपने एक्सेप्ट करा है फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, अब आप उस पर लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कोई भी आपने ऐसा एग्रीमेंट ना करा हो जिससे आप लियन को एक्सक्लूड कर रहे हो, आर्टिकल कोई गलती से छोड़ गया। जब आपके पास सेट ऑफ अवेलेबल है, सेट ऑफ अभी इसके बाद समझते हैं, 1 मिनट दे दो फिर सेट ऑफ पे ही आ रहे हैं। ठीक है, इमेच्योर डेट्स एंड डेट्स आपके अभी तक मेच्योर्ड ही नहीं हुए, उसके अगेंस्ट में आप लियन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। गुड्स जो थे वो कस्टमर खुद चोरी करके लाया था और उस पर आप लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेटर टाइटल आपको दे ही नहीं सकता जो उसके पास है ही नहीं। जो गुड्स का टाइटल उसके पास ही नहीं हुआ, आपको कैसे दे देगा? तो स्टोलन गुड्स के अगेंस्ट आप लियन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। राइट ऑफ सेट ऑफ, दिस इज अ डेटर्स राइट। जो राइट ऑफ सेटर होता है, दिस इज अ डेटर्स राइट। स्टैट्यूटरी राइट होता है ये सेट ऑफ का। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर सपोज करो एक पर्सन है, उसके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, एक का बैलेंस जो है डेबिट में है, एक का बैलेंस क्रेडिट में है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको सेट ऑफ कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। से मिस्टर ए ने आपसे लोन लिया, आप बैंक को, ठीक है, आप कोई ऐसे छोटी मोटी हस्ती नहीं हो, आप वो बैंक। आपसे लोन लिया मिस्टर ए ने, कितने का लिया है? से 1 लाख रुपए का लिया। और मिस्टर ए ने आपके पास एफडी कर रखी है 2 लाख रुपए की। ठीक है, 2 लाख की मिस्टर ए ने एफडी कर रखी है और 1 लाख रुपए का उसने आपसे लोन लिया। तो यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है? डेटर क्रेडिटर का भी और क्रेडिटर डेटर का भी है। यहाँ बैंक जो है वो भी क्रेडिटर की पोजीशन में है और जो पर्सन है वो भी क्रेडिटर की पोजीशन में। बैंक जो है वो भी डेटर की पोजीशन में है और कस्टमर भी डेटर की पोजीशन में है। क्रेडिटर किसके लिए? कस्टमर इस एफडी के लिए, और बैंक इसी एफडी के लिए डेटर है। ये जो लोन दिया है इसके लिए बैंक क्रेडिटर है और जो कस्टमर है वो क्या? डेटर है। अब इस कस्टमर ने पैसा दिया नहीं, आपका 1 लाख रुपए नहीं दिया, तब आप क्या करोगे? आप एडजस्ट कर लोगे इस 2 लाख रुपए में से। ठीक है, तो अब आप इसको वापस कितना करोगे? 1 लाख रुपए। ये क्या है? राइट ऑफ सेट ऑफ है। ठीक है, तो जहां पर मल्टीपल अकाउंट्स है तो आप क्या करते हो? आप सेट ऑफ कर लेते हो। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? देखो, वैसे तो ये स्टैट्यूटरी राइट होता है, पर इट इज बेटर कि आप एक सेपरेट एग्रीमेंट सेट ऑफ का भी करा लो। लियन के केस में भी जरूरी नहीं होता एग्रीमेंट कराना, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप एग्रीमेंट करा लो। आप नोटिस प्रोवाइड करते हो, सेट ऑफ से पहले आप नोटिस प्रोवाइड करोगे। कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो एक्सक्लूड कर रहा है सेट ऑफ को। सिमिलरली कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो लियन को सेट ऑफ लियन को एक्सक्लूड कर रहा है।
म्यूचुअल डेट्स होने चाहिए, जैसे उसका एफडी का पैसा आपको देना था और आपके लोन का पैसा उसको देना था, तो म्यूचुअल डेट्स चाहिए, क्लेम होना चाहिए और उसका क्रॉस क्लेम भी होना चाहिए। सेट ऑफ किसके अगेंस्ट अवेलेबल होता है? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस के अगेंस्ट अवेलेबल होता है। अब आपको उससे 2 बार पैसा लेना है तो सेट ऑफ नहीं कर सकते ना आप। अगर आपको सपोज करो कस्टमर है, कस्टमर के 2 अकाउंट हैं, एक से कैश क्रेडिट फैसिलिटी चल रही है और एक से टर्म लोन ले लिया, तो क्या इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो? नहीं कर सकते। दोनों केसेस में आप ही को कस्टमर से पैसे लेना है, कस्टमर को आपसे पैसा नहीं लेना, तो ऐसे केस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर जो कस्टमर है उसका अलग अलग ब्रांचेस में अकाउंट है, तो कस्टमर जो है वो सेट ऑफ की फैसिलिटी को क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर के केस में आप कंबाइन कर सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट। और ऑटोमेटिक सेट ऑफ जो है वो अराइज होता है किन केसेस में होता है? अगर डेथ हो गई है, कस्टमर की इंसॉल्वेंट हो गया है या इंसेन हो गया है, कंपनी का अकाउंट है, कंपनी वाइंड अप हो गई है, या आपको अटैचमेंट ऑर्डर आ गया, यूनिट 5 में पढ़ा था ना, अटैचमेंट ऑर्डर, गार्निशी ऑर्डर, तो वो ऑर्डर आपके पास आ गया है, कोई असाइनमेंट का रिसिप्ट आ गया है आपके पास, या कोई सिक्योर्ड मॉर्टगेज का नोटिस आपके पास आ गया है, तो इन केसेस में आप ऑटोमेटिक सेट ऑफ को एक्सरसाइज कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने आखिरी टॉपिक की आज के, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। बेसिकली कस्टमर ने आपको पैसा दिया है तो आप उसको कहाँ अप्लाई करोगे, ये एक सवाल है, ठीक है। से बैंक, आप तो बैंक को, आपने कस्टमर को बहुत सारी क्रेडिट फैसिलिटी दे रखी है, ठीक है, बड़े सारे लोन जो है मल्टीपल लोन्स ले रखे हैं कस्टमर ने आपसे। अब कस्टमर ने आपको पैसा दिया तो उस पैसे को किस लोन के लिए आप लगाओगे, ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इंटरेस्ट के सेटलमेंट के लिए लगाओगे पहले या प्रिंसिपल सेटलमेंट के लिए लगाओगे। अगर कोई भी आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ तो सबसे पहले कहां पर दे रखा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 59 से 61 जो है वो एड्रेस करते हैं इस एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स को। एप्रोप्रिएशन कैसे हो सकती है? तो उसने एक्सप्रेसली आपको बताया है कि इस पैसे को आपको कहाँ अप्लाई करना है, या फिर इम्प्लाइडली आपको ये पता है कि इस पैसे को कहाँ अप्लाई करना है। जो क्रेडिट सर अप्लाई कैसे करेगा? अपॉन एक्सेप्टेंस करेगा। पेमेंट को कैसे अप्लाई करेगा? अपॉन एक्सेप्टेंस। और कैसे कैसे करते हैं, क्या पहले इंटरेस्ट पे करा जाता है या फिर प्रिंसिपल पे करा जाता है? तो इसको सेटल करा था सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ मेसर्स खारेवाला इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस ओडिशा स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन केस में। इसमें यह बोला गया था कि अगर कोई पेमेंट आती है और ये नहीं पता उसको कहाँ अप्रोप्रिएट करना है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो सबसे पहले आप किसको करोगे? इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करो, इंटरेस्ट की और अप्रोप्रिएट करोगे इस अमाउंट को, उसके बाद प्रिंसिपल पे करोगे। तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, ठीक है, इस चीज का याद रखना। और अगर स्पेसिफिक डायरेक्शंस के हिसाब से नहीं करता डिपॉजिट, तो बैंक किसी भी लोन को किसी भी लोन अकाउंट के लिए कर सकता है उस पैसे को अप्रोप्रिएट। कैसे करा जाता है? टाइम मैनर में करा जाता है। से फर्स्ट लोन जो था वो दिया गया 1 जनवरी 2021 में, सेकेंड लोन आपने दिया 1 अप्रैल 2023 में, और थर्ड लोन आपने दिया 1 मार्च 2024 में। तो इस केस में पैसे को अगर आप रिसीव करते हो तो सबसे पहले किस लोन पे आप अप्लाई करोगे? आप करोगे जो फर्स्ट लोन है, जो सबसे पहले दिया गया है, उस लोन के लिए अप्लाई करा जाता है। और से इक्वल टर्म्स के लोन्स हैं, आपने 10-10 हजार के उसको 4 लोन दे रखे हैं, सेम टाइम पे दिए थे लगभग, तो कैसे करोगे? तो उस केस के अंदर आप इक्वली अप्लाई करोगे पेमेंट को फॉर ऑल द लोन्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों यूनिट समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, या फिर टेलीग्राम चैनल है हमारा यस ऑफिसर JAIB CIB, इस पे पूछ लेना। एक चीज जो है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आप JAIIB का प्रोमो कोड यूज करें। इससे क्या होगा? इससे आपको 55% का डिस्काउंट मिलेगा। कब तक यूज कर सकते हो? 6 अक्टूबर तक ही आप इसको यूज कर सकते हो। 6 अक्टूबर तक वैलिड है ये 55% का। बाद में यूज करते हो तो क्या होगा? JIB का जो बेस्ट डिस्काउंट तब चल रहा होगा वो मिलेगा, पर 55% का नहीं मिलेगा। 55% का जब आप प्रोमो कोड यूज करते हो तो इफेक्टिवली आपको ये कोर्स कितने का मिलेगा? JIB का पूरा सब्सक्रिप्शन प्लान आपको कितने का मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपीज का। इसके अंदर आपके
मॉड्यूल्स बेस्ड टेस्ट हैं, टॉपिक टेस्ट हैं, ई बुक्स हैं, प्रैक्टिस बुक्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, सब कुछ अच्छे से तसल्ली से समझाया गया है। टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर लो। इसकी जो पीडीएफ है, जिसकी पीपीटी है, जो ये भी पूरा पढ़ा है, ये लिखा है, ये कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे मिलेगी। कोई भी डाउट है, हमसे जुड़ना चाहते हो, कोई बातचीत करना चाहते हो, तो कहाँ मिलेंगे हम? टेलीग्राम ग्रुप चैनल येस ऑफिसर JIB CIB पे। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखना। मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।